चलो तो आज मैं बताता हूँ अपने आईआईटी जर्नी के बारे में। आईआईटी में कैसे पहुँचा मैं। मुझे अच्छे से याद है 2010 में मेरा 10th क्लास हुआ था। 10th क्लास के बाद में मुझे कोई आइडिया नहीं था इसके बाद लाइफ में करना क्या है। मुझे ये भी नहीं पता है कौन सा एग्ज़ाम होता था। आईआईटी का नाम भी मैंने नहीं सुना हुआ था। नीट का भी नाम नहीं सुना हुआ था उस टाइम पे। हालांकि ये जो एग्ज़ाम्स है वो AIEEE आईआईटी जेई के नाम से जाने जाते थे, लेकिन बाद में जो जेई मेंस और जेई एडवांस हो गया। क्या हुआ कि 10th के एग्ज़ाम के बाद में अभी हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है। मुझे अच्छे से याद है अप्रैल का मंथ था ये, और बिहार बोर्ड से हमारी 10th क्लास हो चुकी थी। एक शाम को मैं अपने पास वाले शहर से वापस गांव में जा रहा था। मैं प्योर गांव से हूं, और उस टाइम पे रूरल एरियाज़ तो कुछ ज़्यादा ही रूरल था। क्या हुआ, मेरा एक दोस्त मिला वहाँ पे जो कि मेरे साथ में वहीं पे 10th में पढ़ता था। मैंने ऐसे ही पूछा, भाई कर क्या रहा है तुम? उसने बोला, यार मैं फॉर्म भर रहा हूँ। मेरा ये था कि पता ही नहीं था मुझे कौन सा फॉर्म भरना है, क्या करना है। मैंने भाई से बोला, भाई मेरा भी फॉर्म भर दे यार। मैंने ये भी नहीं पूछा किस चीज़ का फॉर्म है। तो फॉर्म था भाई रेजोनेंस का। और फिर उसके बाद रेजोनेंस का एक टेस्ट हुआ पटना में। पहली बार मैं दोस्तों के साथ, वो भी जिसके साथ फॉर्म भरा था, मैं पटना गया, वहाँ टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद में चलो जैसे तैसे करके ऐसा हुआ कि भाई आप क्वालिफाइड हैं। अच्छा, जानकारी की बात बता दूं कि आज सबका एडमिशन हो जाता है, बट उस टाइम पे मेरे साथ 7 या 8 लोग थे। उसमें से 4 का एडमिशन हुआ था, 3 का नहीं हुआ था। उनका कॉल ही नहीं आया था कि भाई आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। फिर हम लोग पहुँचे पटना से पेपर हो गया। पेपर होने के बाद में रेजोनेंस से आ भी गया नाम कि हाँ आपका हो चुका है। अच्छा, ये एक अच्छी बात इसमें ये थी कि मुझे अभी तक पता ही नहीं है कि कौन से एग्ज़ाम के लिए मैं गया था देने पेपर, ये रेजोनेंस का। फाइनली क्या हुआ, घर आया, मैंने पापा से बोला कि पापा देखो ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ कोटा तैयारी करने। अब हमारे पिताश्री, उनकी भी बात उस टाइम पे सही लगी। उन्होंने बोला, देखो अगर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है तब तो आपका पटना एडमिशन होगा, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तब आपको कोटा एडमिशन होगा। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। मैंने बोला जाना तो कोटा ही है, जो हो जाए। अब मुझे भी क्या पता नहीं, भूत सवार था, बट मैंने बस सुना, बस ऐसा था, इंट्यूशन था कि भी कोटा ही जाना है। फिर क्या हुआ, पापा ने बोला ठीक है, फिर आपने डिसाइड कर लिया तो क्या ही बोल सकते हैं। तो मेरे घर पे और भी काम चल रहे थे, जस्ट ईंट वीट गिरे हुए थे, घर बनने वाला था। बट पापा ने बोला ठीक है भाई, पढ़ना है तो जा। फिर मैं कोटा गया। कोटा वो भी पहली बार मैं घर से कोटा, जैसे सिटी बोल लो, उतने बड़े सिटी में मैं गया जहाँ पे बहुत लोग, बहुत बच्चे पढ़ने वाले थे, बहुत कंपटीटर थे। मैं अपने दोस्त के साथ गया। मेरे पेरेंट्स, पापा घर पे रहते नहीं थे, और मम्मी और भाई बहन घर पे थे, तो इनके कोई साथ मेरे साथ जाने वाला था नहीं। मैं इनके साथ में गया। वहाँ पे कोटा हमारे पहुँच गए भाई, दूसरे लोगों के साथ में। फीस वगैरह पे हो गया। उसके बाद में जर्नी स्टार्ट हुई। हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की। स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा मान लो इतनी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में जो टीचर्स थे वो थोड़ा सा, मतलब ऐसा समझ लो, वो अपने आप को मतलब ये रिप्रेजेंट करने के बेस्ट जो तरीके होते हैं वो यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी इंग्लिश ज़्यादा यूज करते थे। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मैं इंग्लिश मीडियम में भले ही पढ़ने चला गया था, लेकिन मुझे इंग्लिश ही पता था। सही बताऊँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कोण को एंगल बोलते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। पहुँच तो गया वहाँ पे, क्लासेज स्टार्ट हो गई भाई। फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री, मैथ, जैसे आपको पता है जो कि चलता है। स्टार्टिंग में मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बिल्कुल हवा ही नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं कि टीचर पढ़ाने वाला बुरा था, इसलिए कि मेरे को समझ आए लैंग्वेज, तब तो कुछ हो पाए। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज अ वेक्टर पता होना चाहिए भाई क्या होता है। किसी ने बोला कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। तो मेरा ये हालात था कि मेरे को ये भी समझ नहीं आया। और केमिस्ट्री तो खैर पूछो ही मत। केमिस्ट्री में तो और ज़्यादा इंग्लिश, डिकम्पोजिशन, रिएक्शन, ये रिएक्शन, वो रिएक्शन, अपने सारे के सारे सर से ऊपर जा रहे थे। फिर मैंने क्या किया कि घर से मंगाया एक बुक, अभी भी मुझे याद है। उस बुक में क्या था कि मान लो एक लाइन इंग्लिश में लिखा है, दूसरा लाइन हिंदी में लिखा है, तो वो बुक मंगाने के बाद में मैं लेके जाता था क्लास में। अब क्लास में ये बुक लेके जा रहा हूँ, मैं करता क्या था, टीचर ने बोला कि दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। मैं ढूंढ रहा हूँ भाई बाइसेक्टर कहाँ है। फिर बाइसेक्टर देखा, उसका नीचे हिंदी में लिखा है कि भाई इसका मतलब होता है समद्विभाजक। मैंने बोला अच्छा ये मतलब है इसका। लेकिन क्लास में मैं नोट्स हमेशा ही पूरा बना लेता था,
छूटता कुछ नहीं था, समझ आए ना आए अलग बात है। फिर घर पे आके पहले तो भाई ट्रांसलेट करो, फिर पढ़ो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो, ऐसे करते करते हमारा 1 महीना निकल गया। रेजिडेंस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मार्क्स कितने आए, मुझे लगता है मेरे मार्क्स आए थे 100 आए थे। अब 480 या 480 510 इसी के आसपास में का पेपर था। इसके बाद मेरे को लगा कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। फिर स्टार्टिंग के मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो 5 to 6 मंथ मैं ये भूल ही गया कि कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। ये पता था किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि सोशल मीडिया उस टाइम पे उतना ज़्यादा था नहीं। बट ये मुझे ज़रूर पता था कि किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे अच्छा कॉलेज मिल जाता है, बस इतना ही नॉलेज था मेरे पास। स्टार्टिंग के 5 से 6 महीने जितना मैक्सिमम हो सकता है, मतलब 14 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, जितनी बॉडी सस्टेन कर सकती है उतना मैंने कंटिन्यूअस पढ़ाई की। अच्छा, इसलिए नहीं किसी को दिखाना है, इसलिए करनी पड़ी कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, लेकिन जिनको आता है वो तो काफ़ी अच्छे हैं। अब उनको मेरे को पहले बीट करना है, फिर मेरी रैंक इंप्रूव करनी है, तब जाके मेरा सिलेक्शन होने वाला है। तो चांस ही नहीं था और कोई। सबके पास 24 आवर्स है, उसी में मेरे को भी पढ़ना था। फिर जाके मैंने खूब घिसाई करते करते, और ये मानो रेजोनेंस का जो एवरेज पेपर उस टाइम पे होता था 480 के आसपास होता था, 480 450 के आसपास होता था। भाई साहब पूरे साल में भाई के 100 नंबर नहीं आए, 90, 98, 97, 99 ऐसे कभी नंबर आते थे। 70 आ रहा है, फिजिक्स में माइनस में आ रहा है, केमिस्ट्री में 0 आ रहा है, ऐसे अपने नंबर आ रहे थे। बट मेरे जैसा आदमी, मान लो रेजोनेंस का आज पेपर हुआ, तो आप क्या करते हैं, पेपर हो गया, अगर मान लो पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप एकदम दुखी हो जाएंगे, अरे क्या करना है, इतना पढ़ के आया था, नंबर नहीं आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं उनमें से था। पेपर ला के खाने से पहले सबसे पहले बैठ के उसको सॉल्व करता था, क्योंकि हमें आंसर की वगैरह मिलता था, और कम से कम 3-4 घंटे बैठता था तुरंत आके। ऐसा भी नहीं कि ब्रेक ले लिया थोड़ा घूमने चले गए, बिल्कुल नहीं, आके उसको सॉल्व करता था। सॉल्व करते 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 पूरा क्वेश्चन तो होता नहीं था, लेकिन वो पेपर में अगला जब तक पेपर नहीं होता था सॉल्व करता रहता था। इसमें क्या होता था, बहुत बार जो केमिस्ट्री में कॉमन क्वेश्चंस होते थे कि भाई ये एक्सेप्शन है, ऐसा है वैसा है, मुझे एक बात समझ में आ गई कि बेस्ट ये है इसको रट लो, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि उसको समझने जाओ। थोड़ा समझ के नहीं कोशिश करो, फिर जाके एग्जाम में गलत हो जाता था कि भाई ये कोई एक्सेप्शन है। फिर मैंने क्या किया, वही नोट्स बनाना शुरू किया, और एग्ज़ाम से ही मैंने सीखना स्टार्ट किया। पूरा 11th इसी में मैं इसी प्रोसेस में चला गया। 6 महीने के बाद में ऐसा हो गया था कि थोड़ी सी मतलब चीज़ें अब समझ में आने लगी थी, इंग्लिश के टर्म्स समझ में आने लगे थे। अब सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा कमांड होने लगा था, मेरे को हल्का हल्का समझ में आ रहा था। मतलब ऐसा मान लो कि अगर 100 पे काउंट करूँ तो 2 पॉइंट मैं दूंगा, उतना समझ में आ रहा था मेरे को। फिर क्या, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने कभी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा। क्वेश्चन हमेशा खूब प्रैक्टिस करता था जितने हो पाए। मेरा तो ऐसा था, मान लो एक क्वेश्चन को लगता है कि मैं कर पाऊंगा तो 6-6 8-8 घंटे में लगा देता था भाई, हो या नहीं हो, लेकिन लगाता था, तसल्ली से लगाता था बिल्कुल। बहुत बार ऐसा हुआ 11th में कोऑर्डिनेट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलिप्स हाइपरबोला, तो उसमें लोकस वगैरह क्वेश्चन आते थे, मुझे उसमें बहुत प्रॉब्लम होते थे। तो मैंने लोकस के प्रॉब्लम्स में मुझे लगता है कि कम से कम 3-3 4-4 घंटे तक लगाए हैं एक प्रॉब्लम में, और नहीं होता तो कभी ऐसा नहीं हुआ डिप्रेस होकर बैठ गया, अरे नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता था और कोई काम ही नहीं है, खाना है पढ़ना है, खाना है पढ़ना है, और कोई तीसरा काम नहीं है, खेलने वाले का कोई सीन था नहीं। फिर फाइनली क्या हुआ, ऐसे करते 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 चलो स्टार्ट हुआ कोऑर्डिनेट, उसके बाद चीज़ें थोड़ी और अच्छी होने लगी, समझ में आने लगी। नंबर फिर भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे, जो पुराने पाप हैं आपके, जो पुराने चैप्टर्स हैं जो समझ में नहीं आएंगे, उसके वजह से और नंबर नहीं आ रहे थे। लेकिन लास्ट वाले जो चैप्टर्स थे, जो करंट टॉपिक्स थे आफ्टर 6 मंथ, उसमें मैं ठीक ठाक स्कोर करने लगा था, जिसकी वजह से मेरे 90 मेंटेन रहता था, 97, 98, 99, लेकिन ये 100 कभी आया नहीं। मुझे अच्छे से याद है कि फाइनल पेपर जब रेजोनेंस का हुआ था तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे 139 मार्क्स। 139 मार्क्स आया, दिसंबर के आसपास शायद हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में हमारी छुट्टी हुई थी, 12th क्लास फिर स्टार्ट होना था। फिर क्या हुआ, सभी के सभी बच्चे घर चले गए थे, मैक्सिमम चले गए थे। मैं कोटा ही रुका। कोटा में रुकने के बाद में 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी और मार्च आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, ये 3 महीने, दिसंबर का कुछ पार्ट, जितने भी हमें DPP मिले थे, DPP वहाँ पे मिलता था, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके, एक में अराउंड 15 and 10 क्वेश्चंस के आसपास होते थे। और फिर
10-15 के आसपास क्वेश्चन होते थे और उसके बाद में बुकलेट्स थे। मैंने इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस 3 महीने के अंदर खूब की, दिन रात घिसाई, जितना ज़्यादा घिस सकते थे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते थे किया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, उस टाइम पे जब मैं गया था तो आई थिंक बैचेज ऐसे थे रेजिडेंस में A1 से A8, C1 से C8 और उसके बाद में ऐसे D था, ऐसे L तक बैच था। मैं गया था तो मेरा बैच था L4, फिर वहाँ पर रिसप्लिंग हुई तो मेरा बैच हो गया, फिर C8 हुआ, C8 से C5 हुआ, C5 से C3, C3 के बाद A8 और A8 के बाद A5, 12th में मेरा A3 A2 हो गया था। A1 में जाने का चांस मिला बट उसमें चैप्टर्स आगे चल रहे थे तो मैं उसमें गया नहीं, A2 में ही मैं था रेजिडेंस के फाइनल ईयर में जब मैं था 12th में। तो लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि वो 3 महीने जो बताया था आपको 11th में, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो उसमें घिसाई की थी उसकी वजह से मेरी 11th काफ़ी अच्छी हो गई थी और साथ में मुझे ये भी पता चल गया था कि स्कोर कैसे करना है एग्जाम में। अब इसका फ़ायदा मेरे को 12th में हुआ। मुझे अच्छे से याद है 12th के पहले ही पेपर में मेरे 200 प्लस के आसपास शायद मार्क्स थे। उसके बाद मैंने कभी पीछे नहीं देखा, मेरे फिर मार्क्स बहुत अच्छे आने लगे। हाँ, एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री जो मेरे को रत्ती भर भी पसंद नहीं था स्टार्टिंग में, इंग्लिश की वजह से सही बताऊँ तो। 12th में वो एक पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी इतनी अच्छी थी कि मेरे हार्डली बहुत रेयर क्वेश्चन गलत होते थे। अब इसमें कुछ बच्चों का होगा सर किया कैसे आपने, तो देखो मेरा सिंपल सा था कि भाई क्या है कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन तो है नहीं कि मैं जो चाहूँगा वो मिलेगा। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे हिसाब से जा नहीं सकती है, तो मुझे पढ़ना वैसे है जैसे मेरा नंबर आए, ना कि उसके वजह से मुझे अच्छा लगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था तो ईजिली जो है आराम से क्वेश्चन उसके सॉल्व हो पा रहे थे मेरे से, चीज़ों को याद करके, फैक्ट को याद करके आप इजीली एग्जाम में स्कोर कर सकते थे। तो मैंने वही किया, मैंने केमिस्ट्री पे खूब फोकस किया और केमिस्ट्री में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। ऐसा है कि एक बार पेपर इतना टफ, बहुत टफ था, उसमें मेरे 120 में से 109 मार्क्स भी आ रखे हैं और वो पेपर काफ़ी टफ था। ऑल ओवर इंडिया जो रेजिडेंस की होती है उसमें काफ़ी पेपर टफ था वो। और फिर उसके बाद से 12th में मेरे मार्क्स आने शुरू हो गए और मुझे ऐसा लगता था कि उसी साल मेरा जे एडवांस हो जाएगा। एग्ज़ाम था 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, 2012 का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब मेरा किस्मत देखो, मैंने ये पूरे साल में कभी भी बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं की थी, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इसी की पढ़ाई की थी, बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं की थी। लेकिन बिहार बोर्ड में मैंने 150 का इंग्लिश ले रखा था और 30 का हिंदी ले रखा था और मेरी इंग्लिश कैसे है वो स्टार्टिंग से मैं बोलते हुए आ रहा हूँ। कैसे थी एक्चुअली, अभी तो ठीक हो गया है, कैसी थी आपको बता रहा हूँ। अब 150 की इंग्लिश है, मैं पूरे फर्स्ट क्लास से लेके 10th तक मेरा कभी टेंस भी कंप्लीट नहीं हुआ स्कूल में, क्योंकि टीचर आते थे, पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करते थे, ठीक है, वर्ब एडवर्ब तक ठीक है, जैसे ही टेंस पहुँचते थे तब तक ईयर ख़त्म, फिर नेक्स्ट ईयर सेम सीन स्टार्ट होता था। तो कभी मैंने टेंस वेंस पढ़ा ही नहीं ढंग से। अब ये पेपर आया, पेपर में इंग्लिश मैंने पढ़ा नहीं है, तो फिर क्या है, रेजिडेंस का जब सेशन ख़त्म हुआ 12th में तो मैं गया घर जाने के बाद में मैं दिन रात पढ़ाई किया। अच्छा, उसके बारे में मैं बताऊंगा घर पे कैसे मैंने पढ़ाई की थी। वो सुनने के बाद में आपको लगेगा कि भाई क्या डेडिकेशन था। मैं अपने आप को कभी सोचता हूँ तो लगता है कि क्या उस टाइम पर डेडिकेशन था, अभी पता नहीं कहाँ गया वो डेडिकेशन। वो अलग ही डिफरेंट सिनेरियो में, क्योंकि उस टाइम पे लाइट वाइट नहीं थी, तो कैसे मैंने पढ़ा कभी बताऊंगा, वो भी एक अलग ही स्टोरी है। तो अभी इस पे आते हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट थी मेरी बोर्ड की, 6 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए थे, बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। अब देखो किस्मत इतनी ख़राब थी कि उस टाइम पे इलेक्शंस थे, मेरे यहाँ इलेक्शन थे। इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया और एग्ज़ाम शिफ्ट करते करते ये ऐसा हाल हो गया था कि मेरा जे एडवांस का एग्ज़ाम, ये फैक्ट चेक करोगे तो पता चल जाएगा, जे एडवांस का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का जिस दिन एग्ज़ाम खत्म हुआ था उसके जस्ट आफ्टर था, आई थिंक फ्यू डेज। इस बीच में मैंने जे एडवांस का कोई तैयारी ही नहीं की, क्योंकि मुझे था कि भाई बोर्ड में तो नंबर आ जाए। बिकॉज ऑफ दैट मेरा जेई में बिल्कुल ही ख़राब नंबर आया और कुछ नहीं हुआ। जो बंदा एक सेलेक्ट हो सकता था, बिकॉज ऑफ दिस की गैप ही नहीं मिला, थोड़ा गैप मिलता तो रिवाइज कर लेता, वो नहीं कर पाया, जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मैं घर पे था तो बहुत जगह से कहा AIEEE में, यानी जिसको अभी मेंस बोलते हैं, अच्छे खासे मार्क्स थे मेरे, एडमिशन हो जाते। बट मैंने सोचा कि यार घर पे कोई गाइड करने वाला भी नहीं। अच्छा, मेरे घर पे पापा की मेरी एक अच्छी बात यह है कि जो चीज़ें उनको पता नहीं है उस मामले में बिल्कुल क्लियर है
कि भाई मुझे नहीं पता है, अगर आपके पास रिलायबल सोर्स है तो आप पता कर लो, आप उस चीज़ को करो, मेहनत करो, वॉट एवर हैपन्स मैं आपके साथ हूँ। ये घर पे मेरे पेरेंट्स का हमेशा ही रहा है। इस मामले में बेनिफिट था। जैसे आजकल के कुछ पेरेंट्स हैं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ बट ये रियलिटी है, यूट्यूब पे एक वीडियो देख के आके बच्चे को एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं सोशल मीडिया पे जिन्होंने लाइफ में खुद कुछ नहीं किया है, रेदर देन दूसरे को मोटिवेट करने के बजाय। और वो जो मोटिवेशन है वो रियल मोटिवेशन है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि जब आप रास्ते पे जाते हो, आपको कांटे चुभते हैं, तब आपको समझ में आता है कि वो दर्द कैसे होता है, कितना दर्द होता है, उससे कैसे निकलना है। तो एक एक्सपीरियंस आदमी का अगर सजेशन लोगे तो फ़ायदा होता है। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी को सुन लेते हैं क्योंकि बोलने में वो अच्छा है, उनको लगता है कि अब मैं एक्सपर्ट हो गया, खुद एडवाइस दे रहे हैं, और वो एडवाइस बहुत बार बैक फायर भी करती है। मैंने काफ़ी बच्चों से ऐसे बात किया है तो मुझे भी पता है। सो मेरे पापा ये नहीं करते थे, इस मामले में फ़ायदा था, इसलिए मेरे को कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं था कि नहीं होगा तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ था ही नहीं ऐसा। मुझे ये पता था घर पे मैं उससे पहले फार्मिंग करता था, मेहनत करने से अच्छा होता था, खाना मिल जाता था, घर का अपना खेत से उपजाए हुए जो अन्न थे वो मिल जाते थे, तो आउट फ्रूटफुल था मतलब जर्नी उससे पहले का। और यहाँ पे गया था एक एग्ज़ाम निकालने, उसके लिए भी मेहनत ही करना है, यही है। तो हमने पूरी एकदम शिद्दत से मेहनत की थी। इसके बाद फाइनली एग्ज़ाम में सिलेक्शन तो हुआ नहीं। अब सिलेक्शन नहीं हुआ, घर पे बैठे बैठे मेरे पापा को फ़ोन आ रहे थे यहाँ एडमिशन के लिए, वहाँ एडमिशन के लिए। मेरे को कोई आइडिया नहीं, ना कोई बताने वाला कि करना क्या है। फिर क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही एक शाम को बैठा था, मैंने डिसाइड किया भाई अब रिपीट करूँगा जो हो, ऐसे ही रैंडम है ये रैंडम है बिल्कुल, कहीं से इन्फ्लुएंस नहीं, क्योंकि ना घर पे न्यूज़पेपर है और मोबाइल भी वो कौन सा नोकिया C1 है, उस पर अगर सर्च करो कि व्हाट टू डू इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड, वो 10 दिन के बाद बताता कि एक्चुअल में क्या करना है। इतना अच्छा स्पीड था। अच्छा, जिनको लगे कि मैं बना रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ, उस टाइम पर लिटरली नेटवर्क ख़राब था और लाइट की भी प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक लाइट नहीं रहता था, कभी 1 घंटे आ गया, कभी 2 घंटे ऐसा रहता था। सडन डिसाइड हुआ चलो अब कोटा चलते हैं वापस। हमने बोरिया बिस्तर बांधी, पहुंच गए कोटा पहुंचने के बाद में हमने वापस अब प्रिपरेशन स्टार्ट किया। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद में खूब जितना मेहनत हो सकता है वापस किया मेहनत। वहाँ पे नंबर मेरे अच्छे आ रहे थे, एक्चुअली में नंबर अच्छे आ रहे थे। फाइनली JEE एडवांस का एग्ज़ाम हुआ। अब ये सुनो ध्यान से, JEE एडवांस का एग्ज़ाम देने के बाद में मैं गया था घर पे कोई नेटवर्क नहीं है, शाम का टाइम है, रिजल्ट आ भी गया, मेरे को कुछ हवा नहीं है। कैसे हवा होगा, क्योंकि इंटरनेट था ही नहीं। न्यूज़पेपर के थ्रू पता चल सकता है, या तो कोई बताए तो पता चल सकता है। फिर मेरा दोस्त, उसने फ़ोन किया, उसने बोला भाई मैंने अपने भाई का चेक किया है, उसका तो नहीं हुआ है, तू अपना बता दे तेरा क्या हुआ। मैंने बोला यार मैं तो चेक ही नहीं कर सकता, बता कैसे करना है। फिर उसने बोला रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो भी उस टाइम पे रिक्वायर्ड थे वो बता, मैं बताता हूँ रिजल्ट। फिर मैंने उसको बताया, वो रिजल्ट चेक करके बोला कि भाई तो तेरा तो हो गया है। तो इन जनरल क्या होता है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे आज का रिजल्ट आता है तो सक्सेसफुल इन दिस, भाई साहब सिलेक्शन होने के बाद आंसू बह रहे हैं। भाई क्या ये हालात है कि ये पता ही नहीं इसके आगे करना क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन था भाई इसके आगे क्या करना है। वो बोल रहा है इसके आगे तो काउंसलिंग होती है। मैं बोला काउंसलिंग ये क्या होता है। फिर उसने बोला ये काउंसलिंग होता है, भरना पड़ता है कि आपको डालना पड़ता है नाम वाम जो भी है कि कौन सा ब्रांच चाहिए, रैंक के हिसाब से वो चीज़ें मिलती हैं। घर पे किसको क्या बताओगे। मेरे घर पे किसी को दादाजी हैं, उनको थोड़ा बहुत पता था कि IIT क्या होता है, बाकी पापा को उतना ज़्यादा पता नहीं था, मम्मी को भी नहीं पता था, बाकी लोगों को पता नहीं था। अभी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है तो सबको पता है, तो क्या कोई एक्साइटमेंट नहीं। मैं गया आराम से सो गया, सुबह उठा, कोई मिठाई खाने वाला सीन नहीं है भाई, ये एकदम मतलब बधाइयाँ मिल रही हो ऐसा कुछ नहीं है। गया अपने दोस्त के पास, बोला भाई क्या करना है। दोस्त ने बोला कि ठीक है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, जाके काउंसलिंग करेंगे अपन। मैं बोला ठीक है चलो। गए फिर कैफ़े में क्या किया हमने, वही है सब रोल नंबर वगैरह डाल के लॉगिन वगैरह करके हमने क्या किया कि फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद में एक मेजर चीज़ होती है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, या उस टाइम पे ID जनरेट होती थी, बेसिकली आपका ID पासवर्ड जनरेट होता था, वो सेव करना होता है। हमें ये पता ही नहीं, कभी किया हो तब तो पता हो। मेरे को लगा इसको पता होगा तो मैंने उसकी बात फॉलो कर दी, हालांकि उसको भी नहीं पता था, उसको कहाँ से पता होगा।
फिर फाइनली क्या हुआ कि हमने क्या किया, वो पासवर्ड जो होता है वो लिखना भूल गए। फॉर्म हम सब फिल कर दिया हमने कि भाई रैंकिंग के हिसाब से जो भी ब्रांचेज होते हैं हमने सारे फिल कर दिया, लेकिन हमने क्या, वो जो लॉगिन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है यूजर आईडी पासवर्ड, वो मैंने नहीं लिखा। इसके बाद की कहानी भाई साहब सुनो ध्यान से, इंटरेस्टिंग है। फिर तुमको लगेगा कि लाइफ में कितने मतलब आईआईटी निकालने से ज़्यादा टफ था आईआईटी पहुंचना मेरे लिए। मैं घर गया, उसके बाद में मुझे पता चला, क्योंकि लेटर आ गया था आईआईटी की तरफ से कि ये डिपार्टमेंट है, ऐसा ऐसा है, ये सब आ गया था। तो फिर उसमें लेटर में लिखा था कि जब आप जाओगे काउंसलिंग के लिए तो वो जो अलॉट हुआ है वो अलॉटमेंट लेटर लेके आना है। मैंने बोला ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं कि ऐसा कोई लेटर लेके जाना है। फिर मैं गया कैफ़े गया था, उस दिन अकेले गया था। कैफ़े जाने के बाद में मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे अपना क्या ब्रांच अलॉट हुआ है। जब ब्रांच अलॉटमेंट के लिए पे जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि वो मांग रहा है पासवर्ड चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए। भाई साहब मेरे पास दोनों ही नहीं। और उस दिन मेरे को अलॉटमेंट लेटर निकाल के, मैं अच्छा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैं लेके गया हूँ वहाँ पे कि अगर इनकेस कोई ज़रूरत पड़ता है तो, और मोबाइल वगैरह सब था। और उसी दिन मेरी ट्रेन है शाम को, मान लो 3 बजे गोरखपुर से ट्रेन थी मुंबई की, लोकमान्य तिलक, सारा का सारा पता है मेरे को, अभी भी याद है, लोकमान्य तिलक स्टेशन पे। फिर क्या हुआ कि मैं जब वहाँ पे गया, कैफ़े में गया, तो देख रहा हूँ कि यूज़र आईडी पासवर्ड मेरे को नहीं पता है। मैं गया हूँ 8 बजे के आसपास में, 8 बजे के आसपास में गया हूँ। 3 बजे से गोरखपुर से ट्रेन है और मेरे घर से गोरखपुर पहुँचने के लिए मिनिमम 4 घंटे कम से कम तो लगेगा ही लगेगा। इधर 8 बजे मैं पहुंचा, 8 बजे से मैं लगा पड़ा हूँ उसमें कि कैसे करना है। किसी को नहीं आइडिया, क्योंकि यूज़र आईडी पासवर्ड मांग रहा था। फॉरगेट वाला ऑप्शन भी नहीं था उसमें, उस टाइम पे शायद नहीं था, जहाँ तक मुझे याद है, धुंधला याद है, बट स्टोरी ये सही है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ। फिर किस्मत देखो, मैंने क्या किया ना, लेटर्स डाले, जैसे ए डाला तो बहुत बार आप अगर सर्च करेंगे तो ए डालोगे ना, तो जिसने ए से सर्च किया है उसका लकली नाम आ जाता है। बी डालोगे तो बी से डालोगे तो बी वाले जो भी सर्च किया है तो उसका नाम आ जाता है। जब मैंने ए डाला तो एक बंदे का आया, उसने शायद उससे वहीं से आईआईटी बॉम्बे का उसने फॉर्म भर रखा था तो उसका आया। जब ए के बाद में मैंने एक और लेटर डाला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा था, और ये पूरा किस्मत है। ये करने में मेरा 4 घंटे गए हैं, 3.5 घंटे, मतलब 3 घंटे, 3.5 घंटे गए होंगे, 3.5 घंटे गए। 8 बजे से लगे ये लास्ट के आधे घंटे में, मतलब आप 8 में 3 ऐड कर लें, इतने देर में मेरे को आइडिया आया कि हिट एंड ट्रायल करते करते कि भाई क्या हो रहा है कि जिसने भी सर्च किया है या जिसने भी यहाँ पे अपना फॉर्म भरा है उसका क्या है, यूजर आईडी ऑटोमेटिक आ जा रहा है। क्योंकि जो भी भगवान का देन पढ़ो, जो बोलना है बोलो, मेरी किस्मत बोलो, उस बंदे ने अपने लैपटॉप को क्लीन नहीं किया था, ब्राउज़र को क्लीन नहीं किया था, बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ें अभी वहीं पे सेव थी। फिर सडनली क्या है, मेरा नाम आया, मेरा नाम आया, फिर मेरा लॉगिन हो गया, एक्चुअली लॉगिन हो गया, मेरा नाम आया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं किया। अब तो भाई लगता है कि काम हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इधर टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। अब मुझे पहुंचना है गोरखपुर से पहुंचने है पहले मेरे को सिवान, और सिवान मेरे घर से जाने के लिए कम से कम 55 मिनट्स हैं। मीरगंज एक जगह आता है, मीरगंज से मेरे को सिवान जाना है, कम से कम यहाँ पे 55 मिनट्स 50 मिनट लग ही जाते हैं, बस से जाना था। और प्रॉब्लम है कि मैं अपने घर नहीं जा सकता, अगर घर जाऊँ तो आधा घंटे कम से कम बर्बाद हो जाएंगे। तो नहीं गया मैंने बोला कि यहीं से चलते हैं भाई, अब क्या करेंगे, यहीं से चलते हैं गोरखपुर, और जाके अपन क्या करेंगे, ट्रेन को पकड़ लेंगे। फिर किस्मत मेरी इतनी सही कि मीरगंज में पहुंचा, मैं मीरगंज से बैठा, अपने सिटी से बैठा, और सिवान में जंक्शन पे पहुंचने के लिए मेरे को हर बार एवरेज 55 to 1 घंटा लगा है। उस दिन पता नहीं कैसे 45 मिनट्स लगा। अब सिवान जंक्शन में मैं पहुंच गया हूं, पर प्रॉब्लम यह है कि उस टाइम पे कोई ट्रेन ही नहीं है भाई। तो मैंने बोला अब क्या करना है, क्योंकि उतनी एक्सेसिबिलिटी थी नहीं, बस भी जाती नहीं थी, अब क्या ही करोगे, ट्रेन ही एक होप था। तब क्या हुआ कि देख रहा हूँ बाग एक्सप्रेस आ रही है, क्योंकि बाग एक्सप्रेस लेट हो गई थी, मेरे पास टिकट भी नहीं है। अब मैंने क्या किया कि जनरल में मैं गया। जनरल में गया तो आप जब जाओगे तो जनरल में क्या हालात है, इंडिया में हमेशा से यही रहा है, टेंशन मत लो। अभी जिसको भी दुख होता हुआ है ना कि क्या रे कितनी पॉपुलेशन हो गई, ना भाई, आज से कितना हो गया, मतलब 10 साल पहले भी यही हाल था, अभी भी यही हाल है। उसमें क्या हुआ कि
जहाँ पे सामान रखा जाता है वहाँ पे मैं बैठा था। मेरा पैर था जो गेट के ऊपर था, क्योंकि वही एक जगह मिल रहा था। मैं वहाँ पे बैठ के गोरखपुर में उतरा। गोरखपुर में जैसे ही उतरा देख रहा हूँ मेरा ट्रेन खुल गया है। अब मैं वहाँ से, एक तो गर्मी हो रखी थी, काउंसलिंग कब होता है बताने की ज़रूरत नहीं है, जून का महीने में होती है, जून जुलाई में होता था। अब मैं वहाँ से उतर के दौड़ के मैं गया ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन पकड़ने के लिए मैं पूरा का पूरा पसीने से तरबतर हो रखा है। एसी में गया मैं, एसी वाला ट्रेन बुक किया था लकीली, तो एसी में बैठ के आराम से मुंबई पहुँचे। मुंबई लोकमान्य तिलक स्टेशन पे सुबह मैं पहुँचा, अराउंड 3-4 बजे के आसपास पहुँचा था। 3-4 बजे के अराउंड पहुँचा। प्रॉब्लम ये है कि लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं कोटा रहते हुए भी कोटा ज़्यादा घूमा नहीं। मुझे मेरा भाई जब गया तो वो बता रहा है भैया चंबल गार्डन है, ये है वो है, मैंने नाम सुना था, मैं कभी गया नहीं उधर ज़्यादा घूमने। तो मुंबई मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ थी कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो। जैसे एक नॉर्मल जो मान लो छोटे से टाउन में है जिसके उसके लिए जैसे न्यूयॉर्क फ्रांस जैसा सिटी है, मेरे लिए मुंबई उससे भी बड़ा था। मतलब इट वाज लाइक भाई ये तो अलग ही दुनिया है। अब मैं सुबह 3 बजे उतरा हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता है जाना कहाँ है। तो फिर क्या हुआ कि मैं सोचा कि एक काम करते हैं, और सुबह बारिश अलग से हो रही थी, दिमाग काम कहाँ से करे। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक कहावत होती है आपने सुना होगा, लिटरली मैंने वही किया कि जिधर भीड़ जाती है उधर ही चलो। हमने क्या हुआ कि भाई हमने भीड़ के साथ चल लिया। अब भीड़ के साथ चल लिया तो देख रहा हूँ मैक्सिमम जो ऑटो वाले हैं, बाकी लोग हैं जो कुर्ला जा रहे हैं। तो मैं भी बोला ठीक है, मैं भी कुर्ला चलूँगा। मैं कुर्ला पहुँच गया। कुर्ला पहुँचा, वहाँ पे जाके तब तक थोड़ी सुबह हो गई थी। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे जाना है, IIT पवई जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये बस जाती है, बस नंबर यहाँ पे चढ़ जाओ। बस में चढ़ के मैं IIT पहुँच रहा हूँ सुबह 6 बजे के आसपास। वहाँ पे जो भी गार्ड थे, मैंने उनसे बोला कि सर ऐसी बात है, मेरा काउंसलिंग के लिए आया हूँ। उन्होंने बोला कि देखो बात ये है कि अभी अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि अभी कुछ खुला नहीं है। मैंने बोला सर देखो बात ऐसी है, मैं इतने दूर से आ रहा हूँ, बहुत कष्ट झेल के आ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, तो प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, मैं कहीं भी बैठ लूँगा। तो देखो गार्ड ही वॉज रियली टू गुड, कितने अच्छे गार्ड थे उस टाइम पे। जो मेरा इनकाउंटर है, उन्होंने देखा पेपर वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह जो भी होता है, लेटर्स वगैरह सारे देखे, बोले ठीक है आप जा सकते हो। कोई सीनियर जा रहे होंगे तो उनके साथ में गया। कुछ देर जाने के बाद उन्होंने बताया कि ये इस वाले हॉस्टल में चले जाओ, यहाँ पे क्या है मतलब इस रास्ते से चले जाओ, जब जाओगे तो आगे आपको एक हॉस्टल मिलेगा, वहाँ पे टीवी रूम में आराम से बैठ सकते हो, आप वहीं पे रुक सकते हो। भाई जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मेरा बैंड बजा हुआ है। भाई IIT मुंबई में किसी को जानते नहीं, मेरा एकदम बैंड बजा हुआ है कि मेरा काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक तो हर चीज़ में मैं लेट हूँ। फिर जब वहाँ पहुँचा तो रास्ते में एक सर ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैं काफ़ी डरा हुआ था, एक्चुअली मैं काफ़ी डरा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसी बात है, मैं अपने काउंसलिंग के लिए आया हूँ और मेरे को कुछ नहीं पता है क्या करना है। उस इंसान का मतलब ऐसा समझो देवता बन के आदमी आया, बोला कि देख बेटा बस इतना बताओ तुमने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं कि नहीं आए। मैंने बोला सर सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके आया हूँ मैं। बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, काउंसलिंग में मैं खुद बैठता हूँ और बाकी सारे लोग भी रहते हैं, हम लोग आपका हेल्प करने के लिए हैं, कोई डरने की बात नहीं है, सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो आराम से काउंसलिंग हो जाएगी। जाओ आराम से ये वाले हॉस्टल में रुक जाओ और वहाँ टीवी रूम में आराम से जाकर बैठो और जब टाइम होगा तो आ जाना। मैं टीवी रूम में गया, मैं इतना टायर्ड था, मेरे को जाते ही वहाँ पे नींद आ गई। नींद आई तो 8 बजे के आसपास मेरे को मेरी नींद खुली, देख रहा हूँ कि मेरे सर के पास बिल्ली बैठी हुई है, वहाँ बिल्लियाँ भी होती हैं। फिर मैं उठा, पेस्ट जो है वहाँ पे जो मेस वाले होते हैं उन्हीं से थोड़ा सा पेस्ट ले लिया। भाई पेस्ट दे दो, क्योंकि घर पे मैं जाता तब तो सामान लेके आता, एक ही टी शर्ट पे मैं पहुँच गया मुंबई, टाइम नहीं मिला कुछ खरीदने के लिए। तो वहाँ ब्रश वगैरह किया, थोड़ा फ्रेश होने के बाद में मैं पहुँचा वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर पे। काउंसलिंग सेंटर पे लाइन लगी पड़ी है और सबके हाथ में चेक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए होता है, डिमांड ड्राफ्ट DD चाहिए होता है। सबके पास DD है, अपने सिलेबस में तो ये था ही नहीं, DD नाम की चीज़ तो थी ही नहीं। और फिर क्या हुआ कि फिर मैं गया वहाँ पे डरते, अब मेरी बैंड बजी हुई है,
फिर मैं डरते डरते, जो काउंसलर थे वहाँ पे जो एंट्री दे रहे थे, मैं उनसे पूछा कि सर ये बताओ, डरते डरते बिल्कुल, क्योंकि लाइन लगी पड़ी है, मैं साइड से गया था तो अलग ही डर था, ऐसा ना हो निकाल ही दे। फिर मैं पूछा सर ये बताओ, ये डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक का चलेगा कि सिर्फ कैनरा बैंक, स्टेट बैंक का? बोल रहे, तो उन्होंने बोला कि कैनरा बैंक, स्टेट बैंक का। शायद ऐसा ही, मैं ध्यान से सुना नहीं। तो मैं गया, पास में स्टेट बैंक था और उस मेरे पास एटीएम था पंजाब नेशनल बैंक का। मैं गया पैसा निकालने, देख रहा हूँ उस पर लिमिट है, जितने का मेरे को पैसा टोटल चाहिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए, उतने पैसे निकल ही नहीं रहे। फिर मैं वापस आया पूछने के लिए, सर डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक का चलेगा कि सिर्फ SBI कैनरा बैंक का? उन्होंने बोला कि किसी भी बैंक का चलेगा। इसके बाद का कहानी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलती जाएंगी। फिर क्या हुआ, मैं बाहर गया IIT मुंबई से गया बाहर और ऑटो वाले को पकड़ा। मैंने बोला कि भाई पंजाब नेशनल बैंक जहाँ भी हो प्लीज़ वहाँ मेरे को ले चलो। पंजाब नेशनल बैंक में मैं गया वहाँ पे। अच्छा, ये बंदे को भी पता नहीं पंजाब नेशनल बैंक, या तो मेरे को घुमा रहा था, पता नहीं क्या सच्चाई है। मैं तो चलो गुड साइड मान के चल रहा हूँ कि मेरा भला कर रहा था। वो बंदा पंजाब नेशनल बैंक ले गया। पंजाब नेशनल बैंक जैसे ही गया तो सामने काउंटर पे एक मैडम बैठी हुई थी। तो मैंने उनको पूरा सिचुएशन एनालिसिस करके बताया कि देखो मैम ऐसी बात है, मेरे को डिमांड ड्राफ्ट चाहिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे काउंसलिंग करवानी है IIT के अंदर। उन्होंने बोला आपके पास चेक है क्या? तो उन्होंने बोला, मैंने बोला मेरे पास चेक नहीं था उससे, क्योंकि वो स्टूडेंट अकाउंट ही था मेरा, कोई चेक नहीं था। उन्होंने बोला तब तो बहुत मुश्किल है। फिर मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है देखो ये काम मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मैनेजर सर हैं, आप जाके बात कर लो। मैं बहुत डरा हुआ था कि भाई बता नहीं सकता। मैं गया मैनेजर सर के पास, जो भी वहाँ पे मैनेजर थे। मैंने उनसे बोला सर ऐसी बात है, अगर मेरा डिमांड ड्राफ्ट नहीं मिलेगा तो काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, और काउंसलिंग नहीं हो पाएगी तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। उस बंदे ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आपको एक पेपर दे रहा हूँ, आप उस पेपर को पेपर को फिल कर दो। फिल करने के बाद में आप उसके ऊपर साइन कर दो और मैं साइन कर दे रहा हूँ कि भाई आई एम इशूइंग द डिमांड ड्राफ्ट, उतने पैसे कट जाएंगे। मैं बता नहीं सकता कितना बड़ा राहत था मेरे लिए ये आप लोगों को कि फिर उस बंदे ने इतनी बात सुनी और मेरा डिमांड ड्राफ्ट अप्रूव कर दिया। उसके बाद में मैं फिर गया, वहाँ पे गया तो मेरी जो काउंसलिंग हुई बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुई थी, क्योंकि मैं एक दिन लेट था। अगर जाओगे तो देखोगे उस टाइम का रिकॉर्ड, तो डेट दिए हुए थे कि इस टाइम पे OBC वालों का होगा, इस टाइम पे SC ST का होगा, इस टाइम पे जनरल का होगा। लेकिन ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं था, अगर मान लो कभी आप डिले हो जाते तो वो कर देते थे। मैं गया वहाँ पे काउंसलिंग के लिए, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह सब लेके गया। तो उन्होंने बोला कि भाई जिनका एडमिशन कराना है वो इस साइड बैठे हैं और जो पेरेंट्स है दूसरे साइड बैठे हैं। मैं बैठ गया। उस टाइम थोड़ा फील हुआ कि काश मेरे साथ भी कोई होता। आई वोंट लाइक, बहुत बार फील हुआ ऐसा कि पेरेंट्स होते, बट मेरे को समझ में आ रहा था पापा घर पे हैं नहीं और मम्मी को बाकी चीज़ें देखनी है, तो कैसे ही हो सकता है। फिर मेरा नाम आया काउंसलिंग के लिए। मैं गया, काउंसलर जो भी काउंसलर सर थे उनके पास गया। तो उन्होंने क्या किया, OBC सर्टिफिकेट चेक किया। OBC सर्टिफिकेट चेक करने के बाद में वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो पुराना है। मेरा जो वहाँ पे मुझे लगता है ब्लड प्रेशर जो बढ़ा है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। फिर 2 मिनट के लिए मेरा मौन व्रत। फिर पता नहीं सर को क्या सूझा, तो फिर वो पता नहीं पीछे कुछ पर्चे वर्चे रखे होंगे अपने पॉकेट में, पर्चे निकाल के उन्होंने देखा। फिर उसके बाद मैं वापस मिलाया उस जो भी मेरा सर्टिफिकेट था या OBC सर्टिफिकेट था उससे। फिर बोला कि नहीं इट इज़ ओके। हो जाने के बाद में फिर क्या था, उसके बाद आपको घूम के जाना होता है, कंफर्म करते हैं वही कि यही डिपार्टमेंट है, और वो काउंसलिंग हो गया। काउंसलिंग होने के बाद में फिर मैं वापस LTT पहुंचा। अब जब LTT पहुंच रहा हूँ, लोकमान्य तिलक जंक्शन जब पहुंच रहा हूँ, मेरे पास कोई रिटर्न टिकट नहीं है, क्योंकि जब सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो रही है तब तो रिटर्न टिकट कोई नहीं भाई साहब। फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे गया तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं था, मेरी दुनियादारी को कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक टिकट ले लेते हैं। फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे जाके काउंटर पे पूछा, उसने बोला कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका आधे घंटे बाद ट्रेन है तो ये पॉसिबल ही नहीं, टिकट हो उसमें जगह नहीं है। तो पास में जो बंदे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कुछ बंदे रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वो ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं पैसे लेके टिकट कराते हैं। तो उस बंदे ने बोला मैं दिलवा दूंगा। मैंने बोला कि ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन मैं अपने खुद से ही कर लूँगा। तो मैंने क्या किया, खुद से जाकर रिक्वेस्ट करने के बाद उसने टिकट दे दिया। टिकट वेटिंग में था, एक वेटिंग।
मेरे को लग रहा है आधे घंटे में कोई तो कैंसिल कर देगा, कंफर्म हो जाएगा। भाई साहब मेरा टिकट कैंसिल नहीं हुआ, कंफर्म हुआ ही नहीं। और काउंटर टिकट कैंसिल नहीं होता है, इन केस आपको नहीं पता हो तो अगर आप लेके जा सकते हो, उस टाइम पे ऐसा रूल था। फिर मैं ट्रेन में बैठ चला। अब देखो बिहार से और मुंबई से बिहार जो है कम से कम 36 घंटे लग ही जाते हैं भाई, उस टाइम लगते थे। मैं ट्रेन में बैठा, ट्रेन में एसी का टिकट ज़रूर है लेकिन एसी में जगह नहीं कहीं पे, कहाँ बैठोगे। फिर मैं कंटिन्यूअस 14 से 16 घंटे उस ट्रेन में खड़े रहा हूँ एसी के बाहर। एसी जो भी, क्योंकि मेरे को डर लगता था कि यार बिना टिकट का अगर मैं अंदर, जबकि मेरे पास टिकट है, अगर जाए बैठ गया तो कोई डांट दे या टीटी पकड़ ले, ये सब सारा डर था, नहीं पता था क्या करोगे। उसके बाद में जब मुझे लगता है 16-18 घंटे खड़े रहने के बाद ना मतलब मेरा था कि भाई अब बहुत हो गया। फिर मैंने क्या किया, जो वहाँ पे कैंटीन वाले बंदे होते हैं उनसे बोला भैया कोई जुगाड़ हो सकता है क्या मेरे को आराम करने के लिए। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को लेकिन पैसे लगेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, पैसे दे दो, पैसे दे रहा हूँ मैं और मेरे को दे दो जगह। तो अगर कभी ट्रेन में आप लोग गए हैं 3AC में, तो बहुत जगह ऐसे होता है जहाँ पे कबर्ड में सामान रखा जाता है टूरिस्टों का, और या खाना वगैरह वो लोग रखते हैं, और वो स्लाइडर टाइप का होता है, तो वो बॉक्स होता है। उस बॉक्स को बोला कि ये बॉक्स खाली है, इसमें आप आराम से सो सकते हो। एक तो एसी का टिकट का पैसा दे रखा है, उस पर से 1200 रुपये और दिया मैंने उसको, क्योंकि अब थक गया था मैं। देने के बाद में उस कबर्ड में जाके मैं सो गया। सोने के बाद में चाहता तो थोड़ा सा गेट खोल कर छोड़ सकता था, लेकिन मेरे को इतना डर था कि ऐसा ना हो कि आरपीएफ वाले कुछ आके पकड़ लें, क्योंकि मैं अनजान था, नहीं पता था। तो मैंने उस पूरे को लॉक लगाया। लॉक लगा के जो मैं सोया हूँ, एक ही बार में सुबह उठा, फिर पहुँच गया। पहुँचने के बाद में मैं घर पे आया। घर पे आके मेरे दादाजी से बोला कि दादाजी मैं मुंबई से आ गया हूँ काउंसलिंग करा के। मेरे दादाजी को बिल्कुल ही भरोसा नहीं हो रहा है। वो बोल रहे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम कैसे मतलब चले गए आगे, मेरे को भरोसा नहीं है। फिर मैंने बोला कि नहीं ऐसा ही हुआ है, मैं काउंसलिंग करा के वापस चला आया हूँ। तो ऐसे जाके मेरी भाई IIT निकालने के बाद में काउंसलिंग तक की जर्नी है, तब जाके IIT में पहुँचा हूँ। हाँ, इसमें एक पॉइंट ऐड करूँगा जो कि मुझे लगता है जितने भी लोग बिहार से हैं उनके लिए है, स्पेशली जो लोग बिहार से हैं उनके लिए है, क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने आपको इसमें एक बात बताई थी कि जब मेरे डिमांड ड्राफ्ट बनवाने गया, मैं मुंबई में गया था, तो वहाँ पे जो भी लेडी थी उन्होंने क्या किया, बोल दिया कि सर के पास चले जाओ, और उस इंसान ने इतनी हेल्प की मेरा कि डिमांड ड्राफ्ट बन गया। सिमिलर सिचुएशन मेरे अपने ही स्टेट में 3 बार हुआ है, और तीनों के तीनों बार जो मैनेजर्स ने और जो बैंक वालों ने रुलाया है मैं बता नहीं सकता। अगर यही चीज़ बिहार में होता तो मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मेरा अपना अनुभव है, वो एडमिशन मेरा, वो काउंसलिंग कभी नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें सुधार होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि लोकल जो भी मेरे यहाँ बैंक्स वगैरह हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप ज़रूर ही हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि उसी बैंक में जब आपका कोई रिलेटिव आता है कोई काम कराने के लिए, कोई दोस्त आता है, जो आपके पास सारा का सारा टाइम है, ये मैंने हर बार अपने आंखों से देखा है। कितनी बार मेरी बैंक में लड़ाई भी हो गई इस बात को लेकर। क्योंकि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो ऐसा, अगर मान लो उस दिन मेरा एडमिशन नहीं होता तो मैं क्या ही करता। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे को मतलब झटका लगा है अपने यहाँ बिहार का होने का। एक ऐसा बोल सकते हो कि मतलब थोड़ा सा दुख है कि जब रिक्वायरमेंट होती है, जब सपोर्ट चाहिए होती है, तो बैंकिंग जैसे सिस्टम अपने ही पैसों को निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। अब मेरे केस में तो ऐसा था कि मैंने जाकर लगभग रो दिया, तो भी किसी ने नहीं सुना मेरी बात। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बहुतों को हो रही होगी। एक तो होता है चलो मैंने लोन लेने गया, हाँ इसमें कभी आपको किस्सा बताऊंगा लोन का, कि बिहारी होने के नाते मेरे को कितनी प्रॉब्लम हुई है। जबकि मेरे पास अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मैं गया था लोन के लिए, तो जो भी DM सर थे उन्होंने खुद बैंकों को बोला था कि जो बच्चे अच्छे कॉलेजेस में हैं उनको आप क्या करो, लोन अमाउंट सैंक्शन कर देना बिना किसी प्रॉब्लम के। बट फिर भी मेरे को अपने स्टेट से लोन नहीं मिला, जाके कॉलेज में ही रिक्वेस्ट करनी पड़ी। उन्होंने सुन ली, लेकिन अपने यहाँ के किसी बंदे ने नहीं सुना। हालांकि वो पेपर भी साइन करवाने के लिए बिहार में
कम से कम 6 महीने का डिले हुआ, जबकि सारा पेपर वहाँ से प्रिपेयर होकर बिहार में भेजा गया था बैंक में। तो इतनी दिक्कतें हुई। एक स्टेट में जो भी मेंटालिटी है मुझे नहीं पता, बट उम्मीद है शायद सुधार हो गया हो, शायद नहीं भी हो। आपका कोई ऐसा अनुभव है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। और आईआईटी वगैरह से रिलेटेड और भी कुछ चाहिए आपको पूछना है, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ पूछना है, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कि भैया यार इस पे वीडियो बनाओ, थोड़ा हमारे साथ बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इस पे सारा वीडियो बनाओ, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो। और ये बताओ कि मेरी ये जर्नी 3-4 साल की रही आईआईटी की, कैसी रही, आपको कैसे लगी और आपको मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, उम्मीद है ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी है सिर्फ कोटा से आईआईटी तक पहुंचने की। उसके बाद की स्टोरी फिर कभी। तब तक के लिए धन्यवाद और चलो, जय हिंद, जय भारत।